मित्रों नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं अपने बांदा जनपद के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कथाकार श्री के.डी. सिंह जी के नए उपन्यास कंधे पर बातचीत करने के लिए। के.डी. सिंह जी बांदा के ही हैं और कविता, व्यंग्य और तो उपन्यास कई विधाओं में लिखते हैं। व्यंग्य उनका मूल विधा है और उस पर लगभग उनके 3 व्यंग्य संग्रह जो बड़े प्रसिद्ध रहे, होते करते, हाशिए पर, शेष अगले पृष्ठ पर, उनका प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह रहे और काफ़ी लोकप्रिय भी रहे। अब जब एक लेखक एक विधा पर सिद्धहस्त हो जाता है और वो उस विधा को छोड़कर दूसरी विधा की तरफ कदम बढ़ाता है तो वो अचानक से अपने रचना कर्म, अपनी रचना की विशिष्टता, आदतें और अपनी सोच, इन सबको अचानक नहीं बदलता, धीरे धीरे परिवर्तित करता है। और जब एक विधा में स्थापित व्यक्ति दूसरी विधा में जाता है तो अपनी पहली विधा के काफ़ी कुछ रचनात्मक अवशेष अगली विधा में भी वो ले जाता है, वो विचारधारा ले जाता है और उस विधा की जो मूल शैली होती है उसको भी ले जाता है। कंधे उपन्यास इसी वर्ष आया है, ये उनका कंधे उपन्यास है, इसी वर्ष आया है और इसमें के.डी. सिंह जी का इसके पीछे पूरा परिचय दिया हुआ है। मोटा उपन्यास है, लगभग 320 पेज का विशाल उपन्यास है और मैं समझता हूँ कि बांदा में उपन्यास और कहानी की जो परंपरा रही उसमें बहुत कम लोग हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कहानी उपन्यास लेखन में, कथा लेखन में कि जिनका नाम हो पाया है। बहुत पहले प्रेमचंद के समय, लगभग उनसे बाद 60 के दशक में वीरेश्वर सिंह हुए थे, बांदा में रहा करते थे। उनका एक संग्रह आया था, उनकी कहानियों की रामविलास शर्मा जी ने प्रशंसा भी की थी, लेकिन वो भी आगे चल कर उनकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो सकी। के.डी. सिंह जब कंधे लिखते हैं तो मैं उसके लिखने के पूर्व एक बात आपको बताए देता हूँ, कंधे पर बातचीत करने के पूर्व, कि जब कहानी का प्रारंभ हुआ तो कहानी को केवल कहानी माना जाता था, गप माना जाता था, कथा माना जाता था कि एक था राजा, एक थी रानी और वो कहानी का पूरा एक आदि अंत और अवसान होता था, आदि मध्य और अवसान, कथा खत्म हो जाती थी। धीरे धीरे कहानी के मानक बदले, प्रतिमान बदले और ये हुआ कि कथा तत्व एक अनिवार्य चीज़ होती है कहानी में, वो होना चाहिए और कहानी को यथार्थवादी होना चाहिए, उसे काल्पनिक, जादुई या अय्यारीपूर्ण या इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके भावनापूर्ण या एक उत्तेजक जो एक कहानी निर्मित की जाती है वो कहानी नहीं होना चाहिए। कहानी का अर्थ है यथार्थवाद, यथार्थ को लेकर के चलना चाहिए। जब प्रगतिशील आंदोलन आरंभ हुआ तो प्रेमचंद इसी पृष्ठभूमि के कथाकार थे। प्रेमचंद हो गए, सुदर्शन हो गए, बाद में यशपाल, और यही हमारा चलता रहा। कहानी के पीछे कथानक एक अनिवार्य चीज रही, उपन्यास के पीछे भी वही चीजें रही। और आगे चल करके जब नई कहानी, अकहानी, जब साठोत्तरी आंदोलन आता है तो कहानी का जो मूल तत्व है, कथा तत्व, उस पर सबसे पहले प्रहार होता है और कह दिया जाता है कहानी के लिए कथा तत्व रहना कोई अनिवार्य नहीं है। और कई प्रकार जो कई लेखक हैं उनकी कहानियों से कथा तत्व गायब हो जाता है, वो खाली एक कैरेक्टर को लेकर के, वातावरण को लेकर के, छोटी सी घटना को लेकर के, घटनाहीनता भी है। यहाँ तक कि कहानी में वो जो एक प्रकार की जो रिदम होता था, रफ्तार होता था, कहानी का एक तो का जो उतार चढ़ाव होता था, वो सब कुछ लगभग गायब हो गया। अब इसी चीज में आगे चल करके अगर हम कहें कि जब कथा नहीं तो उपन्यास कैसे, लेकिन इसके बावजूद भी जब कहानी अपने
स्वाभाविक है जब वो अपने मूल तत्व को छोड़ेगी तो किन्हीं किन्हीं नए तत्वों को प्रवेश भी देगी। अब ऐसी ही नई चीज़ों का जो तो नई रचना प्रपाटियों का और नए नए औजारों का प्रवेश हुआ, जो कहानी की संरचना में भी उपयुक्त होते रहे और कथा आलोचन के मूल्य भी बदले। यथार्थवाद एक नए रूप में आया। लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ दी जाए, कहानी से कथा हटा लीजिए, करेक्टर हटा लीजिए, सब कुछ हटा लीजिए, लेकिन एक चीज़ को कोई नहीं हटा सकता, और वो है कि लेखक किस प्रकार की जमीन की कथा को लेकर के लिख रहा है और किस प्रकार के पाठक के लिए लिख रहा है और क्या लिख रहा है। सबसे बड़ी बात, लेखक की मेहनत और उसकी सफलता और उसकी कहानी का या उसके उपन्यास का या उसकी रचना का, कोई भी रचना हो, उसमें वस्तुवादी यथार्थ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो हमारे आसपास घटित होता है और जिस भाषा में समझते हैं और जिस भाषा में वो घटना घटित होती है, उसे हूबहू लेकर के प्रस्तुत कर देना और या उसमें थोड़ा अपनी विचारधारा का मिश्रण कर देना, एक रचना प्रक्रिया होती है, उस रचना प्रक्रिया को अपना, लेकिन यथार्थ से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हम किसी भी घटना को जो यथार्थ है, आज उसको अगर हम मिथक के रूप में दे रहे हैं, उसे अति कल्पना में दे रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, चिकनी चुपड़ी भाषा, और उसे एक अति वायवी बना दे रहे हैं, तो वो लेखक उसे झूठा मान जाता है। यथार्थ का मतलब है कि जिस जगह की, जिस लोक की, जिस पात्र की, जिसकी कहानी है, वो कहानी, उसका वातावरण, उसका परिवेश, उसकी भाषा ध्वनित हो। और इससे क्या होता है कि उपन्यासों में एक नई टेक्निक का शुरू, और एक आंचलिक उपन्यास जिसे कहते हैं कि मैलांचल का जब प्रयोग, वो आंचलिक की, उस विशेष अंचल की भाषा, विशेष अंचल के लोग, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, ऐसे उपन्यासों में ना तो कोई नायक होता था, ना कोई विशेष कथानक होता था। राग दरबारी भी वही है, वहाँ सिपालगंज ही नायक है, क्योंकि उसी अंचल की ही वो चीज को दिखाया गया कि वहाँ की राजनीति क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ लोकतंत्र आकर क्या होता है। गलियारा है रूप सिंह चंदेल जी का, राजकुमार राकेश जी का धर्म क्षेत्र है, या हरिप्रकाश उपाध्याय का बखेड़ापुर है, ये सब इसी कोट के उपन्यास से हैं। और ये कंधे है केडी सिंह जी का, यह भी इसी कोटि का उपन्यास है। इस कंधे में भी कोई उस तरह का कथानक नहीं है, कथा एक केवल बहाना है। इसमें कथा क्या है, इसमें लेखक ने अपना जो जिया हुआ समय है, जो पूर्व का, उसका जो पूर्ववर्ती जीवन है, इस उपन्यास के लेखन के जो पहले का जीवन, उसका जो विद्यार्थी जीवन है, उसका जो आरंभिक जीवन है, उसकी कुछ स्मृतियां हैं, कुछ घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं को वो एक कथा का रूप देता है। और वो घटनाएं इतनी बेतरतीब हैं कि बिखरी हुई हैं लेखक की स्मृतियों में, उनमें कोई तारतम्यता नहीं है, और लेखक उनको अपने ढंग से उकेर करके अपनी शिल्प में, अपनी भाषा में, और भाषा भी वही लेता है जहाँ की वो घटनाएं हैं, जो लोग उन जो घटनाओं में जुड़े हुए हैं। अगर पूरी उपन्यास का कनवास अगर देखा जाए, कथानक का क्षेत्र देखा जाए, तो समूचे उपन्यास की घटनाएं बांदा के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। सारे कैरेक्टर्स बांदा के हैं, बांदा से इलाहाबाद जाते हैं, ममफोड़गंज, निगम चौराहा, लाल कोठी, सबका उल्लेख आता है, और सारे पात्र जहाँ जाते हैं वहाँ पूरी बांदा की संस्कृति को भी ले जाते हैं। कंधे कंधे उपन्यास में केवल बांदा दिखाया गया है, पर लेखक ने कहीं बांदा का उल्लेख नहीं किया है। पर लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, उसके पात्र हैं, उनका जो आपसी बोलचाल है, व्यवहार है, उनकी रंगबाजी है, उनकी सोच है, और उनका आपसी जो संवाद होता है, उन संवादों के माध्यम से लेखक उस बांदा की संस्कृति को, उसकी भाषा की, उसकी सोच को लेखक छानबीन करता है, पड़ताल करता है। उपन्यास में सबसे सशक्त पात्र है नायिका नम्रता। हालांकि अगर कहानी के समय को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कहानी एक 90 के दशक का पूर्वार्ध है, जब बांदा एक नए रूप में बदल रहा था,
और बांदा का उतना विकास नहीं हुआ था। इंटर पास लड़का किस तरह से अहम में डूब करके रुबाब में रंगबाजी करता है। जो बांदा की परंपरा रही, कट्टा तमंचे की परंपरा, गुंडागर्दी की परंपरा, जो एक खानदानी रईसों का जो लक्षण होता था, उन सारे 90 के दशक की घटनाएं, उस समय के स्कूल कॉलेज, बच्चों का आपस में क्रिकेट खेलना, लड़ना झगड़ना और दुश्मनियाँ करना, कट्टा तमंचा लेकर कॉलेज जाना, पढ़ने जाना, एक दूसरे से झगड़े करना, ये सारे बिंब, सारी कहानियाँ, बेतरतीब घटनाएं उस दौर की जो 90 से लेकर के जो 2000 तक के दशक में हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, शहर के अंदर ये जो सब कुछ होता था, वो सारी कुछ इस उपन्यास के आरंभ में दिया गया है। इस उपन्यास की जो नायिका है, उसी के इर्द गिर्द पूरे कंधे घूमते हैं। कंधे क्या है? कंधे का मतलब सहारा। कंधे का मतलब सहारा। नायिका किसी से प्रेम नहीं करती, पर लेकिन 3 लोग हैं जो नायिका से प्रेम करते हैं और एक तरफा प्रेम करते हैं। एक तरफा प्रेम में एक हैं हितेंद्र, जो कि पढ़ाकू हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, सीधे साधे हैं। वो नायिका को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अर्थात अपना कंधा देते हैं कि मैं तुम्हारी सफलता में तुम्हारा योगदान कर सकूँ। दूसरे हैं काके, जिनका गुण है रुबाब, रंगबाजी, कट्टा तमंचा आदि चलाना, और वो नम्रता पर अपना एकाधिकार मानते हैं। एकाधिकार इस कारण से मानते हैं क्योंकि हितेंद्र जी के अंदर कट्टा तमंचे चलाने वाला गुण नहीं है और वो गुण काके भाई में है। और तीसरे अनिकेत। ये एक त्रिकोणीय प्रेम, एक नायिका के पीछे 3 नायक, और तीनों का त्रिकोणीय प्रेम, और उनके बीच की आपस की रार, आपस के झगड़े, आपस के संवाद और आपस की दोस्ती, और तीनों के तीनों नायिका के हमसखा और उसके पारिवारिक हैं। ऐसा नहीं कोई बड़ी दूर की हो, रोज उनका मिलना जुलना, उठना बैठना, ये सारा कुछ होता है उपन्यास में। लेकिन नायिका तीनों में से किसी को नायक नहीं मानती, और ना ही लेखक किसी को नायक मानता है। लेखक एक तो हितेंद्र है, जो अपराधी है, जेल भी जाता है, जमानत पर छूटता भी है, गुंडागर्दी करता है। ये तो लक्षण जो प्रतिनायक के लक्षण होते हैं, तो वो तो नायक नहीं। दूसरे हितेंद्र जी आते हैं, तो हितेंद्र जी भले ही सहायता करते हैं, नम्रता जी से उनकी आत्मीयता है, पर लेकिन ये नम्रता उसे कंधे से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। और जो तीसरा है अनिकेत, उसको ये उसके नायकत्व को तो लेखक ही खंडित कर देता है कि ये तो बड़ा शिकारी है, बड़ा काइया है। तो इस तरह से किसी का भी नायकत्व नहीं, तीनों अपने अपनी नीयत में, अपनी अपनी सोच में, अपने अपने व्यवहार में, अपनी सीमाओं में केवल कंधे बनने के लिए अभिशप्त। अगर कैरेक्टर के संबंध में हम ज़्यादा विश्लेषण करें तो ये कंधे हैं, जब तक नायिका बांदा में रहती है तो कंधे भी बांदा में रहते हैं। उनका सारा आचरण, सारा व्यवहार वही कुछ बांदा में होता है। जब नायिका पढ़ने के लिए इलाहाबाद आती है तो कंधे भी इलाहाबाद चले जाते हैं और इलाहाबाद में वही बांदा आबाद हो जाता है। तो ये लेखक की मैं कहना चाहता हूं कि लेखक का मंतव्य देखिए कि वही बांदा बांदा में आबाद है, वही बांदा इलाहाबाद में आबाद है, वही आदतें, वही पार्टी, वही देर रात तक जगना, वही एक दूसरे से के साथ बियर पीना, शराब पीना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें बांदा में भी होती हैं, वही चीज़ें इलाहाबाद में होती हैं। और किसी कैरेक्टर के साथ लेखक कोई भी आत्मीयता नहीं रखता, सबके साथ जो है बेदर्द है, बेमुरव्वत है। लेखक अर्थात उपन्यासकार केडी सिंह, वो किसी भी पात्र के साथ कोई संवेदना नहीं रखता और फिर संवादों के माध्यम से वो सारे पात्र एक दूसरे की कमियों को उजागर भी करते हैं। और जहां संवादों में उनसे कुछ छूट जाता है तो वहां पे लेखक हस्तक्षेप करता है, वो पूरा उघाड़ करके धर देता है। तो एक विशेष खास वर्ग के अंदर जो कमियां हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो सोच है, उनका जो ये रंगबाजी रुबाब का जो दौर है, जो उस दौर का और अब का भी जो बांदा का दौर है, इस चीज को लेखक ने बहुत ही तंज भरे, व्यंग भरे अंदाज में देखा है और इस उपन्यास में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है और पूरी कोशिश की है, सफल कोशिश की है। एक जो बुर्जुआ वर्ग होता है, जो वही पूरे समाज में अपने आप को रहनुमा मानता है,
वही इलेक्शन लड़ता है, वही ठेकेदारी करता है, उसके 4-6 सलहे होते हैं, वो अपने आप को स्वाभाविक तौर पर सब लोगों से श्रेष्ठ मानता है। तो ऐसे बुर्जुआ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी अपने आप को बुर्जुआ मानने लगते हैं। हालांकि सबकी वर्गीय स्थिति पृथक पृथक होती है, पर लेकिन जो उसके साथ होते हैं वो उस बुर्जुआ के अत्याचारों में जाकर के सहायता करते हैं। एक मध्यम वर्गीय आदमी जब बुर्जुआ के संपर्क में आता है तो वो अपनी आदतों को भी बिल्कुल जो बुर्जुआ की कर लेता है। ऐसी स्थिति को भी लेखक ने दिखाया है। इसमें एक कैरेक्टर आता है विक्की का। विक्की उस वर्ग का नहीं है जिस वर्ग का काके है, लेकिन वो काके की संगत में है और काके की तरह ही व्यवहार करता है, उनके साथ रहता है और वो अपनी वो परिस्थिति जो उसकी अपनी है उसको नहीं देखता है, उस पर वो कोई विचार नहीं करता है। धीरे धीरे जब विक्की का जो विक्की की वस्तु स्थित है कि वो सामंती संगत में आकर के अपनी जो मध्यम वर्गीय परिस्थिति है उससे वो उसके कारण धनाभाव के कारण या नौकरी न लगने के कारण, कंपटीशन में असफल हो जाने के कारण अंततः वो आत्महत्या कर लेता है। तो उस आत्महत्या के कारणों का विश्लेषण करते हुए लेखक ने इस नव बुर्जुआ वर्ग की आदतों, उसकी कमियों, उसके अंदर व्याप्त भय और उनके लिजे संकुचित व्यवहार को पूरा उखाड़ करके रख दिया है। विक्की की मौत से उपन्यास में एक विलक्षण कारुणिक दृश्य उपस्थित होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरा जीवन जी रहा, जो दोहरा जीवन जी रहा होता है। एक जीवन जो उसके साथी संगाती हैं सामंती बुर्जुआ वर्ग, उनके साथ रह करके जीवन जी रहा है, और एक जीवन जो उसका खुद का निजी जीवन होता है, उसका जो अपना वर्गीय जीवन होता है, उसकी वो उसके अंदर के खोखलेपन को उस सामंती जीवन के आवरण से बंद रखता है, उसको छिपाए रखता है और अंततः अपनी परिस्थितियों से वो थक हार करके आत्महनन कर लेता है। अगर इस उपन्यास के जहां तक कि उपन्यास में भाषा को लेकर के बात की जाए तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उपन्यास में चूंकि कथा नहीं है, इसमें आप कथा नहीं पाएंगे। जो भी कथा है तो स्मृतियों के रूप में एक प्रकार का संयोजन है। कोई नायक भी नहीं है, नायकत्व भी किसी का नहीं है, क्योंकि जो तीनों नायक हैं तो वो तीनों नायक की कोट में नहीं आते हैं और नायिका की प्राप्ति भी नहीं करते हैं, क्योंकि नायिका केवल कंधों का उपयोग करके अपना पृथक जीवन व्यतीत करती। उसकी शादी इन तीनों में से किसी के साथ नहीं होती और उसकी शादी के समय तीनों कंधे उपस्थित होकर के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके एक दूसरे के कंधे का सहारा बन करके बाहर निकलते हैं। यह एक उपन्यास का बहुत ही बेहतरीन उपन्यास के सार को कहने वाला बिंब है जो लेखक ने अंत में दिया है, जो नम्रता की शादी के बाद उपस्थित होता है कि सारे कंधे एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर के बाहर चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों की तीनों उपन्यास के नायक नहीं है। उपन्यास में नायकत्व तो नहीं है। जब नायकत्व तो कहां से होगा, जब कथा तत्व नहीं है तो नायकत्व तो नहीं है। यह केवल संस्मरणात्मक विधा है। लेखक अपने अतीत को स्मृत करता है और स्मृत करते हुए उस बांदा की लोक भाषा, लोक शैली, लोक संस्कृति, ऐतिहासिक परंपरा और जो बांदा की जो आदतन, जो व्यवहार है, जो बांदा की भाषा में जो खनक है, रुआब है, रौब है, ठनक है, हनक है, अखड़ता है, उन चीजों को लेखक दिखाना चाहता था। और इन चीजों को दिखाने के लिए जाहिर है कि वो अपने उसी पाठक को पढ़ाना चाहता है जो इस परिवेश से परिचित है। अब वास्तव में इस उपन्यास को पढ़ने के बाद कि जैसा कि लिखा कि इसमें कि लेखक ने बांदा का कहीं पर नाम नहीं लिया है, न लेखक ने किसी किस्म का दावा किया है कि ये बांदा की कथा है, ऐसा कोई दावा पूरी उपन्यास में नहीं है। बावजूद इसके हम समझ जाते हैं कि ये कथा कहाँ से चल रही है, लेखक कहाँ की भाषा को ला रहा है, ये कहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। ये लेखक की सफलता है और इसके लिए जो हो तो लेखक ने भाषा को पकड़ा है।
मैंने पहले बताया था कि किसी भी लोक की वास्तविक यथार्थ के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम किस पाठक वर्ग के लिए इस रचना को लिख रहे हैं और किस अंचल की कैरेक्टर को लेकर के, घटना को लेकर के हम उसे जो प्रदर्शित कर रहे हैं उनकी भाषा और उनकी भाषा में एक संवेदात्मक या एक संप्रेषणात्मक रिश्ता होना जरूरी है। अगर पाठक हम हैं, बांदा के हैं, या कोई भी बांदा का आदमी पढ़ेगा, इसकी भाषा समझ लेगा कि कौन सी भाषा है। और ये बार बार ऐसा नहीं कि लेखक ने बहुत विवरण दिए हैं या अपने हाथ से दिए हैं कि एकदम एकदम सूत्राधार की तरह आ गया है लेखक और कहानी को पूरा काबिज हो जाता है, कहानी को जैसे चाहता है तैसे घुमाता है, कुछ करता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेखक ने कथा का आरंभ कर दिया है, पात्रों को उनकी नियत के भरोसे छोड़ दिया है। कोई भी कैरेक्टर लेखक से नियंत्रित नहीं है, वह केवल अपनी नियति, अपनी वर्गीय अवस्था और अपनी मानसिक बनावट से नियंत्रित है। अब वो कैसे चल रहा है, आत्महनन की तरफ जा रहा है कि हार की तरफ जा रहा है कि पराजय की तरफ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कब उलट रहा है, कब पलट रहा है, इससे लेखक का कोई मतलब नहीं। वो लेखक वो अपने पात्रों को अपनी नियत के भरोसे छोड़ देता है और वो परस्पर संवाद करते हैं। परस्पर संवादों में ही जो संस्कृति होती है, जो भाषा होती है, उनकी जो आदतें होती हैं, उनका जो कार्य व्यवहार होता है, वो सब कुछ उसी संवादों से प्रदर्शित होता है। और चूंकि लेखक ने इसके लिए संस्मरणात्मक शैली अपनाई है, स्मरण कर रहा है, और जाहिर है कि लेखक बहुत एक जानदार शानदार व्यंग्यकार भी है और वो आकर के उपन्यास में और संस्मरणात्मक उपन्यास लिख रहा है, तो जाहिर है कि व्यंग वहां आएगा। अगर संस्मरण है तो व्यंग आएगा। और केडी सिंह के व्यंग रचनाओं को या इससे पूर्व भी जो हिंदी में जो व्यंग की जो परंपरा रही है उसमें कहानी तत्व तो रहता रहा है। जो भी संस्मरण व्यंगों में जो संस्मरण होते हैं व्यंग के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। तो हरिशंकर परशाई भी इसका प्रयोग करते थे। मले जी ने कहा है व्यंग शास्त्र के इतिहास में, और उनका कहना है कि व्यंग दो तरह का होता है। एक होता है जो केवल चोट करता है और एक होता है जो हास्य उत्पन्न करता है। व्यंग प्रेमचंद का गोदान चोट करता है, वो भी व्यंग है। आपका प्रेमचंद की कहानी कफन चोट करती है, वो भी व्यंग है। यशपाल की उपन्यास दादा कामरेड क्यों फंसे चोट करते हैं। बंधुआ रामदास नीलकंठ का चोट करता है, व्यंग है, हम उसको भी मानते हैं व्यंग। और एक व्यंग होता है जो केवल चोट ही नहीं करता, उस चीज को एक विलक्षण आनंद में, हास्य में भी परिवर्तित करता है। ऐसे में राग दरबारी वो भी संस्मरणात्मक है। उसके कैरेक्टर्स को लीजिए, किसी का वहां भी लेखक का कोई नियंत्रण नहीं है। इसी तरह बस उसमें जो सिपालगंज है उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसका इतिहास की आज जो लोकतंत्र की कल्पना हम लोग कर रहे थे, जो गांधी जी कर रहे थे, वो आकर के सिपालगंज में क्या हो गया। इसी तरह आपका बखेड़ापुर उपन्यास है, वहाँ भी इसी तरह की असफलताएं, विद्रूपताएं, विसंगतियाँ, सामाजिक संघर्ष और जो कैरेक्टर्स हैं लोगों की जो कम्युनिटी और उनकी स्वार्थ परकता और आपसी संघर्ष, जाति मसले, धार्मिक मसले, इन सब का, और ऊपर की जो सैद्धांतिकता होती है उन सब के बीच में कितना बड़ा अंतराल है। उसके बीच में लेखक एक हास्य का और एक तंज का और एक आक्रोश का सृजन करता है। इसी तरह का सृजन उन्होंने अपने कंधे उपन्यास में किया। कंधे उपन्यास में बात करते करते एक चर्चा आती है मैं ये जिसका उल्लेख करना चाहूँगा, और वो है कि जब सारे कंधे मतलब जो बांदा से में थे, इलाहाबाद में थे, ओरछा पहुंच जाते हैं, तो वहाँ ओरछा के जाकर के जो विभिन्न वहाँ का इतिहास है, वहाँ की संस्कृति है, जो बुंदेली परंपरा है,
युद्ध की, लड़ाइयों की और उनके जो गौरव की, उन सब का लेखक बड़े विस्तार से वर्णन करता है। और ये लेखक क्या करता है, उनके आपसी संवाद करते हैं, बीच बीच में लेखक कहीं ना कहीं विवरणों को दे देता है। और उन सब को लेकर के लेखक ने बांदा की इस आचरण को, रुआब को, रंगबाजी को, अखरता को और उनकी अहम मान्यता को उस चीज से जस्टिफाई किया है कि हम तो बुंदेली, हमारा तो इतिहास वही रहा है कि बरस 18 क्षत्रिय जीवन आगे जीवन का दिक्का। तो उस चीज को उन्होंने एक ऐतिहासिक तर्क द्वारा, अब ऐसा नहीं, वहां भी व्यंग है, तंज है कि आज हम अपनी उस परंपरा को लेकर के आज के समय, जब समय पूरा बदल चुका है, हमारी नियति कंधे होने की रह गई है और हम अंदर से खोखले हो चुके हैं, आज भी हम अपनी बुर्जुआ सामंतवादी आदतों से अपने आप को डी क्लास नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐतिहासिक परंपरा को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के खोखलेपन को और उनके नंगेपन को और उनके अंदर से व्याप्त भय और पराजय के भाव को उघाड़ करके, चीर करके इस उपन्यास में ला करके रख देना कि बगैर उद्देश्य के, बगैर किसी सार्थकता के अपने आप को किसी के प्रति कंधे बना देना और अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए झूठी सामंतवादी आदतों, अहम मान्यताओं को ढोते रहना आदमी के कंधे होने की नियति है। इस चीज को लेखक ने बड़ी सफलतापूर्वक इस उपन्यास में दिखाया है। तीसरा है कि लेखक यहाँ पर 3 तरह की भूमिकाओं में आता है। मैं केडी सिंह की बात करना चाहता हूँ। पहली उनकी भूमिका तो एक व्यंग्यकार की, उपन्यास की पोर पोर में व्यंग है। जो व्यंग उनकी पूर्ववर्ती कृतियों में रहा है, जो कि उनकी पहचान रही है कि संस्मरणात्मक रूप से कहते हुए भी वो जो है व्यंग का सहारा लेते थे। और उनकी जो छोटी छोटी जो व्यंग होते थे, आप ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा व्यंग है। अगर उनके छोटे व्यंग को एक कहानी मान लिया जाए तो जैसे कहा जाता है कि बहुत से जब छोटी छोटी अवान्तर कहानियां एक उपन्यास हो जाती हैं, तो उसी तरह भी आप इसको ले सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे अवान्तर प्रसंग जो लेखक की स्मृतियों में हैं, जो बेतरतीब हैं, जो धुंधले हो चुके हैं, लेखक उनका स्मरण करता है और स्मरण करके सिलसिलेवार प्रस्तुत करता है। ऐसी चीज़ों को एक तो उस पूरे चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, पूरे वातावरण को स्मृत कर लेना, उसकी भाषा ईजाद कर लेना और उसे एक साथ ला करके प्रस्तुतिकरण देना, एक बहुत बड़े कथाकार की भूमिका में केडी सिंह यहाँ पर आते हैं, कई चीज़ों का एक समूहन करते हुए। दूसरा, एक कलाकार की भूमिका में भी आते हैं। वो कलाकार ये है कि ये घटनाएं बेतरतीब हैं, एक दिन की घटी हुई नहीं, उसके बीच बहुत बड़ा समय है और उनको वो याद करता है। बचपन से लेकर के कंपटीशन और सफल होने तक के पूरे 10-15 वर्षों का जो समय है, वो जो 90 के दशक या 80 के दशक उत्तार से लेकर के 90 के दशक के अंत तक का समय, उन पूरी 15 वर्ष की घटनाओं को स्मृतियों के रूप में रख करके एक क्रमबद्ध रूप में, एक गंभीर अर्थ के साथ, अब वो भी संवादों के माध्यम से प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा जोखिम है। हाँ, अगर कहानी हमारी कल्पना की होती है और हम उसमें यथार्थ केवल रखते जाते हैं और कहानी हमारी कल्पना की हो तो बहुत बड़ा जोखिम नहीं होता है। पर लेकिन जब यथार्थ वास्तविक हो, देखा हो, सुना हो, समझा हो और वो हमारे ही आसपास का हो, जिसको जानने वाले सभी लोग अभी उपस्थित हैं, तो वहां पर तो लेखक को 2 तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। एक तो वस्तु परखता और दूसरा तथ्य परखता, अर्थात कि घटना की सत्यता भी जरूरी है और कथा आलोचन के उपन्यास की गंभीरता और उसके कथ्य और उसकी बुनावट और उसकी भाषा के संदर्भों में खरा भी उतरना है। तो एक कलाकार की भूमिका है। और तीसरी भूमिका लेखक की सूत्रधार की आती है, जो बहुत बड़ी भूमिका है। एक कथाकार, एक कलाकार, और तीसरा
सूत्रधार की भूमिका, कि वो पूरी कहानी को नेपथ्य में रह करके चलाते हैं। कहाँ पात्र को कैच करना है, कहाँ उसे खुला छोड़ देना है, कब किसके मुंह से क्या कहलाना है और किस भाषा में कहलाना है, कहाँ पर करुणा है, कहाँ पर तंज है, कहाँ पर चोट करना है, कहाँ पर उस चोट को हटा देना है, कहाँ पर पाठक को सहलाना है, कहाँ पर किस पात्र से कौन से शब्द कौन सा आचरण कराना है, ये सब उनके भरोसे, ये नियत के भरोसे छोड़ देता है। बल्कि लेखक उस कहानी को एक, मैं कहूँगा कि भाषा तो लेखक की होती, भाषा किसी पात्र की नहीं होती, उस भाषा से लेकर के उस पात्र का जो प्रस्तुतिकरण है, कि जहाँ से उपन्यास का आरंभ होता है क्रिकेट के मैच से और बुलेट कि उससे फिर बीच में शादियाँ, घूमराव फिराव, ये वो, उसमें तो ऐसा नहीं कि सारी जो तो घटनाएं सिलसिलेवार घटी, वो एक के बाद एक, कभी न कभी, कभी कोई घटना पहले, कभी न कहीं, क्योंकि वो स्मृतियाँ हैं। स्मृतियों में कोई भी चीज़ संतुलित होना नहीं होती, वो तो बेतरतीब होती है। अनुभव हम लेते हैं तो अनुभव एक बेतरतीब होते हैं और हम उसे अपने बुद्धि विकल्पों द्वारा, अपने विचारों द्वारा उसे हम संवेदना में परिवर्तित करते हैं। फिर वो जो संवेदना होती है वो भाषा अर्जित करती है और फिर वो भाषा जाकर के रचना का सृजन करती है। तो वो स्मृतियां हैं लेखक की, और उन स्मृतियों को लेकर के लेखक एक यह सोच करके कि एक सकारात्मक, तथ्यपरक और बुर्जुआ वर्ग की मानसिकताओं को, उसके खोखलेपन को और उसके मध्यम वर्ग की जो कमजोरियां हैं उनको जो उजागर करने का जो लेखक ने फार्मूला अपनाया है, एक व्यंग के रूप में, व्यंग उपन्यास के रूप में, यह एक जो बहुत अच्छे सूत्राधार की भूमिका है और लेखक इसमें बेतरह सफल रहता है। इस कंधे उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य में इतना व्यंग, संस्मरण और प्रयोग धर्मी, क्योंकि इस उपन्यास में बहुत प्रयोग हुए हैं और इतना विस्तार से बात करने का समय नहीं है क्योंकि लिखा ही ऐसा गया है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इस प्रयोग धर्मिता को देखने के लिए कि आज हमारी जो कहानी परंपरा है, जो कभी आरंभ हुई थी इंदुमती की रानी केतकी की कहानी से, जो इंदुमती कहानी से लाला श्रीनिवास दास से आज वो कंधे तक आ पहुंची है कि जहाँ की ना की कहानी है और ना कोई नायक है, ना कोई उस तरह की नायिका है, बस केवल एक क्षेत्र है, एक अंचल है, वही हमारा नायक है, वही हमारी कहानी है, वही हमारा सब कुछ ध्येय है, अर्थात बांदा। इसमें लेखक को बांदा को दिखाना था, इसलिए उसने अपनी पूरी स्मृतियों में नायक भी रचे, नायिकाएं भी रची और उसका उद्देश्य ये ना तो नायक को दिखाना था और न नायिका को दिखाना था और न कंधों को दिखाना था। लेखक से कंधों, उसे केवल ये दिखाना था कि वास्तव में इस अंचल के, जो हमारा जो बांदा का जो अंचल है, इसका इतिहास क्या है, इसकी बोली बानी क्या है, यहाँ के लोगों की जो अखरता है, उनकी जो अहम मन्नता है, उनके जो ये मतलब ये सब उनकी जो खामियां हैं, इन चीज़ों के पीछे किन ताकतों का और कैसे इतिहास का और किस सोच का और किस मनोवृत्ति का हाथ है, इस चीज़ को लेखक का दिखाना उद्देश्य था और इसमें केडी सिंह जी बेतरह सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।